हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो बायोलॉजी जो आप लोग की अगर अभी से तैयारी नहीं हो पाई है तो अब आपको इस चैनल पर बायोलॉजी की तैयारी भी कराई जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ बहुत जल्दी जल्दी आप लोग को मिलेगी, इसलिए अभी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 में, पूरे क्लास 12 की सभी की, चाहे आपके पास बायो हो, चाहे आपके पास मैथ हो, चाहे आपने आर्ट साइड हो या फिर आप किसी भी साइड हो, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो होने वाले हैं आज के क्वेश्चन, वो होने वाले हैं हमारे 1, 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे। 1 नंबर बोले तो जैसे बहुविकल्पी होता है आपका, या फिर 2, 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। तो राइजोबियम नाम का जो एक सूक्ष्म जीव होता है, उसका हम लोग कृषि क्षेत्र में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या महत्व होता है उसका कृषि के क्षेत्र में। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, यह जीवाणु लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यह जीवाणु जो होता है, यह लेग्यूमिनेसी कुल के पादप जो होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनेसी ग्रुप के जो पादप होते हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, सहजीवी के रूप में। तथा वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने होस्ट यानी कि जो लिखा हुआ पादप को उपलब्ध कराता है। तो देखिए ज़्यादा डीपली हम नहीं जा पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इतना समय आप लोग के पास नहीं है। आप लोग का एग्जाम है 29 तारीख को, और भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है, इसलिए हम ऊपर ऊपर इसको केवल बताते चल रहे हैं। आप लोग इसको केवल याद करते चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से बैठ के इसको याद करिएगा। देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हमारा यहाँ पर है, मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में पूछ रहे हैं कि कौन कौन से 2 अवशेषी अंग हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से 2 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इसके पहले आपको डिफिनेशन लिखोगे थोड़ी सी, कि जीवधारियों के पूर्णकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशोषी हो गए हैं। ठीक है, मतलब जो मतलब एक तरह से जो मनुष्य के द्वारा यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर क्या लिखा है, उपयोग ना किए जाने के कारण वो क्या हो गए, अवशेषी हो गए, अवशेष तरह के, एक तरह से नाम मात्र के, एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बायोलॉजी में कि जिस अंग का यूज़ इंसान नहीं करता है मैक्सिमम, वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो आपकी पीढ़ियाँ आने वाली होंगी 8-10 पीढ़ियों के बाद, उनमें वो चीज़ बिल्कुल धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तो फिलहाल ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम देख लेते हैं कौन से ऐसे 2 अवशेषी अंग हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मानव में जो होते हैं वो होता है निमेषक पटल, अकलदाण का भी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, शरीर के बाल और पुच्छ कशेरुकाएँ आदि। ठीक है, तो जो ऐसे हमारे अकलदाण हो गई, हमारे शरीर के बाल हो गए, और पुच्छ कोशिकाएँ हो गई, जो कशेरुकाएँ हो गई, कशेरुकाएँ हो गई, इनका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो ये धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में ये विलुप्त हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सुनने में एक जैसे नाम लगते हैं, लेकिन ध्यान देखिएगा यहाँ पर सा और टा का अंतर है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, एक तरफ हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे न्यूक्लियोसाइड, दूसरी तरफ हम लोग हेडिंग डाल लेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। देख लेते हैं पहला पॉइंट इसका, यह 2 अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से बनता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यह 2 अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से बनता है। तो इधर देख लेते हैं भैया ये किससे बनता है, यह 3 अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा तथा फॉस्फेट से बनता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो 2 तत्वों से बनते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस, और ये न्यूक्लियोसाइड जो आपके होते हैं इधर वाले, ये हमारे 3 अणुओं से बनते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट। दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं हम लोग, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर हो जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड्स घटक हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। तो ये 3-4 अंतर जो आप लोगों ने देखे, केवल ये इतना लिखते चलिएगा, आप लोग के नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे। उसका देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया है हमारे पास, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मंगोलियन जड़ता बोलते हैं। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है कि मंगोलियन जड़ता क्या होती है, या फिर डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो इसको आप लोग को ब्रीफली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देखिए साइड में हेडिंग आप डालोगे, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम, इसको सर्वप्रथम लैग डाउन ने 1866 में खोजा था।
कहने का मतलब ये जो इनका इसका नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा, लैकडाउन डाउन। मतलब ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैकडाउन डाउन। उन्होंने जो खोज करी थी 1866 में, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम। यह रोग 21वीं जोड़ी ऑटोनसिस गुणसूत्र की एक अधिकता के कारण होता है, ठीक है, जो त्रिगुणता कहलाती है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग के शरीर में 21 जोड़ी ऑटोमोसिस जो होते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है, जिससे होता क्या है कि हमारे जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो वही होता है डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरे मंगोलियन लोगों की भांति माथा चौड़ा, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई और त्वचा क्या होती है यहाँ पर खुरदरी आदि सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इतने में इन लोगों में लक्षण बताए गए हैं। और फिर लिखा गया इसके कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इसीलिए इसको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का आम इंसानों का चेहरा होता है, भारतीय लोगों का जैसा चेहरा होता है वैसा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का नहीं दिखता। वो ऐसा लगता है मंगोलियन है, ठीक है। मंगोलियन जो एक तरह से दूसरा आप बोल सकते हो अलग प्रजाति के लोग होते हैं। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप भैया क्या होता है देख लीजिए, साइड हेडिंग डालेंगे आप जीनोटाइप, ठीक है। पूछा कब गया है ये देख लीजिए, 2006, 10, 11, 18, 19। तो लगभग ये 4 से 5 साल पूछा गया है। तो देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जीव की जीनी संरचना, जीनी कौन सी होती है, जैसे हम लोग के गुणसूत्र होते हैं, डीएनए वगैरह होता है, उसी संरचना को यहाँ पर बोला गया है जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जो होते हैं वो जीव के अनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। तो अनुवांशिक जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को डीएनए से संबंधित होता है ये, तो वहाँ पर अनुवांशिक भी भैया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है देखिए, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। मतलब इंसान के जो बाहरी होते हैं, एक्सटर्नल जो होते हैं इफेक्ट्स, उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फिनोटाइप्स, जो जीव में बाहर से ही दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं, ये मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्य हो या फिर जीव हो, ये बाहर से ही उसमें दिखाई देते हैं। इंटरनल अंदर जाने की झांकने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जीनी संरचना होती है, हम लोग को डीएनए दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, तो वो आंतरिक हो गया। अब जैसे नाक, कान, गला है ना, और नाखून, ये सब क्या हुआ, हम लोग को ये सब दिखाई देता है। तो ये हो गया फिनोटाइप। जैसे आँख का रंग, पौधे का लंबापन एवं बौनापन, ये सब हम लोग को दिखाई दे सकता है। तो वही होते हैं हमारे फिनोटाइप। उसके बाद देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मेंडल के पृथक्करण के नियम। तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम था वो क्या होता है। देखिए पृथक्करण का नियम ये जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिसेंटली पूछा गया है, 17 के बाद 22 में, और 22 के बाद फिर तुरंत ही उन्होंने 23 में पूछ लिया। तो हो सकता है कि आपके में 24 में भी देखने को मिल जाए। तो देख लेते हैं इसका आंसर होता है क्या। साइड हेडिंग डालेंगे पृथक्करण का नियम। जब एक जोड़ी अलग अलग अपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, ठीक है, मतलब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले, एक जोड़ी मतलब एक मेल रहेगा, एक तरह से आप समझ लीजिए एक फीमेल रहेगा, ठीक है, मतलब लक्षण अलग अलग होंगे। एक कह सकते हैं आप दूसरी प्रजाति का, एक दूसरी प्रजाति का, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, संकरण कराते हैं मतलब दोनों को मिक्स कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन मतलब जो पहली पीढ़ी हम लोग की होगी वो तो नॉर्मल लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको नीचे दिख भी रहा होगा, एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना मिलाएंगे तो डबल टी, कैपिटल टी, और यहाँ पर डबल टी। बाकी जनक यहाँ पर जो होता है वो स्वसंकरण कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ज़्यादा अगर इसको ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा नीचे, अगर इसको हम ज़्यादा डीपली जाते हैं तो फिर आप लोग का समय और चला जाएगा। तो सीधे इसको स्किप करके आप लोग केवल पृथक्करण का नियम इतना याद कर लीजिए थ्योरी। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर होता है। तो लघु और गुरु बीजाणु जनन में देखिए, तो नाम से आपको एक तरह से पता चल रहा होगा कि लघु बीजाणु जनन मतलब कि लघु मतलब होता है मतलब छोटा, और गुरु बीजाणु जनन मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसे ही बताया आप लोग को। देखिए इसका मेन पॉइंट क्या दिए हुए हैं, यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, ठीक है। इसमें परागकण बनते हैं, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनते हैं। तीसरा है इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, इसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही प्राप्त होता है। तो ये था अंतर लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फिर देखिए भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर क्या है। बहुत देखिए बारीक नज़र रखिएगा इस पर। का इसमें दोनों देखने में सेम लग रहे होंगे, लेकिन का और पा का अंतर है दोनों में, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष। तो एक तरफ है भ्रूण लिख लेंगे भ्रूण कोष, एक तरफ भ्रूण पोष। देखिए क्या होता है, यह अगुणित होता है, मतलब एन टाइप, मतलब कई हो सकते हैं, ठीक, अगुणित होता है। यह त्रिगुणित होता है। इसका विकास क्रियाशील गुरु विजाणु मातृ कोशिका से होता है। इसका विकास प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका से होता है। यह भ्रूण के विकास में सहायक है, यह भ्रूण के पोषण में सहायक है। फिर देखिए इसमें भोजन संचित नहीं होता है, इसमें भोजन संचित होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। ठीक है, तो परिपक्व परागकोश का चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। डायग्राम बहुत ही सरल तरीके से हमने बनवाया है यहाँ पर, ताकि आप लोग इसको आराम से याद कर पाओ। ठीक है, सिंपल, सबसे सिंपल डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए इसको आराम से। इसको बोलते हैं संवहन पूल। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है यहाँ पर केंद्र, इसको बोलता है संवहन पूल। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं डॉटेड, ये है मेरे परागकोश, ये परागकण हो गए अंदर। यहाँ पर हो जाएगा रंध्रक और ये अधोचर्म ऊपरी भाग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखें, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भ्रूणपोष क्या होता है, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण क्या होता है, ये त्रिगुणित होते हैं। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। आवृत बीजी पादपों में ये पूरा इतना से आप में समझाने वाला कुछ नहीं है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से बैठ के शांति से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये आपको लोग जो हेडिंग वाइज आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। तो फिलहाल इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे वाला हम आप लोग को अभी और दिखा देंगे, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से उसको पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। तो आप लोग का फालतू में समय हम नहीं वेस्ट करेंगे, केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको मस्त पढ़िएगा। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आप लोग को हमने ये भी दिखा दिया है कि माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है। तो आप लोग इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हो, पहली बार है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल सकेंगे। क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आज आप लोग की 12 तारीख हो गई है, 10 दिन बाद आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 दिन का समय बचा है। एक बार एग्जाम अगर स्टार्ट हो गया तो आप और विषयों की तैयारी नहीं कर पाओगे, सिवाय उसके जिसका पेपर आप लोग को देना है। तो आज ही से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को मिले और आप लोग समय रहते अपना कोर्स खत्म कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।